हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 15 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो बच्चों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं नोट की, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को। चलिए बात करते हैं फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी तक हो चुके हैं। और इसमें पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को। और अगला है इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। और अगला है विश्व कैंसर दिवस, जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका 9 फरवरी को। अगला है विश्व दलहन दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। और अगला है इसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को। अगला है विश्व यूनानी दिवस, जो कि मनाया जाता है 11 फरवरी को। और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को। और अगला है इसमें राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी को। और अभी हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 के दौरान भारत के मड वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत के अंडमान द्वीप के दिगलीपुर में मड वॉल्केनो, अर्थात जिसे बोला जाता है मिट्टी का ज्वालामुखी, इसमें क्या हुआ है, अभी विस्फोट हुआ है। और विस्फोट के उपरांत इसमें से गैस, कीचड़ और क्या निकला है, पानी बाहर निकला है। और इससे पहले वर्ष 2025 में अंडमान के बाराटांग द्वीप में भी मड वॉल्केनो में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। चलिए बात करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो पहला है इसमें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो कि कहें अंडमान निकोबार द्वीप में है। और इसमें अगला है ऐसा महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगला है इसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि कहाँ है, लिपारी द्वीप इटली देश में। और अगला है इसमें पृथ्वी का सुरक्षा वलय कहा जाता है किसे, ज्वालामुखी को। और अगला है ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस जो है वो है जल वाष्प। और अगला है ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष में जो गड्ढा बनता है उसे कहा जाता है क्रेटर। ठीक है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई जा रहा है, यह है आपका क्रेटर, ऊपरी हिस्सा यह है आपका क्रेटर। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है? तो अभी भारत ने यह मंजूरी दी है आपका फ्रांस देश से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार की रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। और यह सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए में तय अभी हुआ है। और यह सौदा अभी तक का सबसे बड़ा क्या होगा, रक्षा सौदा होगा। और इस सौदे के तहत 18 राफेल फ्रांस से तैयार होकर आएंगे, भारत आएंगे। और 96 राफेल भारत में ही बनाए जाने वाले हैं। और इससे पहले भारत सरकार 62 राफेल खरीद चुकी है, जिनमें से 36 वायुसेना के पास तथा 26 किसके पास हैं, नौसेना के पास हैं। और इस सौदे के बाद भारत में कुल कितने राफेल हो जाएंगे, 176 राफेल हो जाएंगे। और बात आई यहाँ फ्रांस देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका पेरिस और मुद्रा है यहाँ की यूरो और प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन।
ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां हुआ है? तो अभी इसका आयोजन हुआ है आपका चेन्नई शहर में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में 9 से 11 फरवरी 2026 के दौरान विश्व सी फूड 2026 का आयोजन अभी किया गया है और इसका विषय था समावेशी विकास के लिए सतत समाधान, लचीली जलीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण। और इसका उद्देश्य था वैश्विक समुद्री व्यापार में स्थिरता, समावेशी विकास और लचीली आपूर्ति श्रृंखला को क्या करना, बढ़ावा देना। और इसका आयोजक था संयुक्त रूप से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। ठीक है, इसका संयुक्त रूप से आयोजक था और भारत में प्रथम बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और बात आई है तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका चेन्नई और राज्यपाल हैं यहाँ के RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह बना है भी आपका दिल्ली राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में दिल्ली भारत टैक्सी सहकारी मॉडल से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटकों और नागरिकों को सुरक्षित पारदर्शी टैक्सी सेवाएं देना और टैक्सी चालकों की आय मजबूत करना। और बात करते हैं भारत टैक्सी के बारे में, तो यह जीरो कमीशन और बिना सर्ज प्राइजिंग मॉडल पर काम करता है, जो ड्राइवरों के स्वामित्व वाली एक सहकारी समिति है। और यह ओला और उबर का स्वदेशी विकल्प है, जहां ड्राइवर ही इसके मालिक और क्या है, हितधारक है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। और इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को कोई कमीशन नहीं देना होता, जिससे वो क्या करते हैं, पूरा मुनाफा कमाते हैं। और भारत टैक्सी अपने ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसी क्या करती है, सुविधाएं भी प्रदान करती है। और इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, आपके गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह द्वारा। ठीक है, भारत टैक्सी को अभी लॉन्च किया गया था अमित शाह द्वारा, अमित शाह। चलिए बात करते हैं अब दिल्ली के बारे में। तो राजधानी है इसकी नई दिल्ली और उपराज्यपाल हैं यहाँ के विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अभी नियुक्त हुए हैं आपके उदय कोटक जी, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने स्थान लिया है हसमुख अधिया जी का। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा उदय कोटक को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है भी हसमुख अधिया जी का। और उदय कोटक को वर्ष 2026 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं गिफ्ट सिटी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है गिफ्ट का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और इसकी स्थापना होती है 10 अप्रैल 2015 को। और जो अभी वर्तमान स्थान है यह है आपका गांधीनगर गुजरात में। और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो वैश्विक IT हब के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, यह लॉन्च किया गया भी आपका बॉब कार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में बॉब कार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है और यह बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या है, एक सहायक कंपनी है। कौन? बॉब कार्ड लिमिटेड, जिसने अभी हाल ही में भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और यह कार्ड विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिखाई नहीं देता, ताकि वे बिना किसी की मदद के क्या कर सकें, क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकें।
यह कार्ड विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिखाई नहीं देता, ताकि वो क्या कर सके, बिना किसी की मदद के क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकें। और इस कार्ड पर ब्रेल लिपि यानी उभरे हुए डॉट बने हैं ताकि इन्हें बिना देखे छूकर पहचाना जा सके। ठीक है। और बात करते हैं बॉब कार्ड लिमिटेड के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1908 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में वडोदरा, गुजरात, और सीईओ हैं इसके देवदत्त चंद। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को, और ब्रेल लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं आपके लुई ब्रेल। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने दृष्टिबाधित छात्रों हेतु राज्य का पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय खोला था। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। इतनी जानकारी अब यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर QR कोड लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की भी आपका ओडिशा राज्य ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से जमीनों के दस्तावेजों पर क्या किया है, QR कोड लगाने की घोषणा की है। और इसके तहत जमीन के दस्तावेजों के पीछे क्या होगा, एक QR कोड होगा जिसे स्कैन करके कोई भी व्यक्ति जमीन की असली क्या कर सकता है, जानकारी तुरंत देख सकता है। और स्मार्टफोन से स्कैन करने पर जमीन का मालिकाना हक, 30 साल से अधिक का लेन देन इतिहास और नक्शा तुरंत मिलेगा, जिससे क्या होगा, फर्जीवाड़ा कम होगा। और इससे जमीन के पुराने कागजों के साथ छेड़छाड़ कर बेचे जाने वाले मामलों में क्या आएगी, भारी कमी आएगी। और बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल हैं यहाँ के हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो एक है यहाँ भीतरकनिका और दूसरा है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरला माहेश्वरी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था आपका न्यूज एंकरिंग से। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में दूरदर्शन की दिग्गज एंकर थी कौन, सरला माहेश्वरी। इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और सरला माहेश्वरी 1980 और 1990 के दशक में DD न्यूज की क्या थी, सबसे लोकप्रिय एंकर थी। और दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ऑल इंडिया रेडियो, जिसे बोला जाता है आकाशवाणी, इसके तहत हुई थी। और दूरदर्शन की पहली न्यूज़ एंकर थी आपकी कौन, प्रतिमा पुरी जी। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी भारत ने जीते हैं कुल आपका 94 पदक। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में आयोजित एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत 94 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और 94 पदक में 51 स्वर्ण और 23 रजत तथा 20 कांस्य पदक शामिल हैं। और इसका आयोजन किया गया था अभी 2 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2026 के दौरान। कहाँ? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, जो कि पड़ता है आपका नई दिल्ली में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी की जाएगी हमारे प्यारे देश भारत द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सेना द्वारा प्रथम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी की जाएगी और इसका आयोजन किया जाएगा 18 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के दौरान पूर्वी हिमालय की तलहटी में। और इसमें भारत के मित्र देशों की सैन्य टीमें भाग लेंगी, जिनमें भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब शामिल हैं। और भारत से भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीमें क्या लेने वाली, इसमें भाग लेने वाली हैं। और इसमें साहसिक और सहन शक्ति प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिनमें शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती, टीम वर्क और नेतृत्व और दबाव में निर्णय लेने की क्या होगी, परीक्षा होगी। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो अभी कर दिया गया है आपका 6 के 6 छंद गाना अनिवार्य, और इससे पहले गाए जाते थे आपके केवल 2 छंद। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है, और इन 6 छंदों को लगभग 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि में गाया जाएगा, और शुरुआत में मात्र अभी तक 2 छंद ही गाए जाते थे, और इसे सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल में गाना अनिवार्य होगा, जबकि सिनेमा घरों में इसमें क्या रहेगी, छूट रहने वाली है। और इस निर्देशानुसार अगर राष्ट्रगान गाया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा, और राष्ट्रगान की भांति खड़े होकर सम्मान करना होगा किसका, राष्ट्रीय गीत का। ठीक है। और भारत सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी हमें क्या कर रहा है, मना रहा है, और गणतंत्र दिवस 2026 की थीम रखी गई थी इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष। और बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में, तो इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह लिया गया है इनके आनंदमठ उपन्यास से, और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, और यह प्रथम बार गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मिशन अभी शुरू किया गया है आपका नाटो द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में नाटो द्वारा सैन्य मिशन है आर्कटिक सेंट्री शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना और नाटो सहयोगियों की रक्षा, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निगरानी और बर्फ पिघलने से खुलने वाले नए संसाधनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। और बात करते हैं नाटो के बारे में, तो इसका गठन होता है वर्ष 1949 में, और तब इसके सदस्य देश थे 12, और वर्तमान सदस्य देश है इसके 32, और 32वां सदस्य देश बना था इसका स्वीडन, और 31वां इसका सदस्य देश था फिनलैंड, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो कि कहाँ है, बेल्जियम। और नाटो समिट 2025 का आयोजन किया गया था दी हेग जो कि कहाँ है, नीदरलैंड में। और वर्तमान महासचिव हैं इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, और इसके गठन का प्रमुख उद्देश्य था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। और यदि नाटो के किसी सदस्य पर कोई देश हमला करता है तो सभी सदस्य देशों पर क्या किया जाएगा, हमला माना जाएगा। और नाटो की अलग से क्या नहीं है, कोई सेना नहीं है, परंतु नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट के में क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 फरवरी को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है पर्यटन क्षेत्र को संकटों और आपात स्थितियों के प्रति अधिक मजबूत और लचीला बनाना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 फरवरी 2023 को इस दिवस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2027 को अंतर्राष्ट्रीय स्थायी और लचीला पर्यटन वर्ष घोषित किया है। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो कि अभी तक हो चुके हैं। और इसमें पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस जो कि ये बनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अगला है विश्व कैंसर दिवस, यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, यह मनाया जाता है आपका 9 फरवरी को। अगला है विश्व दलहन दिवस, यह मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। और अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यह मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। अगला है विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का दिवस, यह मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को। और अगला है विश्व यूनानी दिवस, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय डॉर्विन दिवस,
यह मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को। और अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यह मनाया जाता है 12 फरवरी को। और अगला है इसमें विश्व रेडियो दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 फरवरी को। और बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, तो इसमें अगला है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था 13 फरवरी को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, जो कि मनाया जाता है 15 फरवरी को। और अभी हमने पढ़ा है वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस, जो कि मनाया जाता है 17 फरवरी को। चलिए, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए दिवस से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप जिसके नाम है NSLT और NLOT को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो यह स्थापित किए जाएंगे अभी आपका लद्दाख में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो बजट 2026-27 में 4 नए टेलीस्कोप सुविधाओं को स्थापित करने का ऐलान किया गया था, जिनमें से अभी 2 को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें पहला है आपका NSLT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। और दूसरा है आपका NLOT, जो कि है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। और इन दोनों टेलीस्कोपों को लद्दाख के पेंगोंग तसो झील के पास स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पेंगोंग तसो झील के पास। और बात करते हैं NSLT टेलीस्कोप के बारे में, तो यह सूरज पर नजर रखेगा और सूर्य की चमक और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। और यह भारत का तीसरा जमीन पर आधारित सौर वेधशाला होगा, जो आदित्य L1 के मिशन के क्या करेगा, डाटा को मजबूत करेगा। और आदित्य L1 है हमारा पहला सौर मिशन। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। और इससे पहले जो 2 स्थापित किए गए थे, उसमें पहला है आपका तमिलनाडु के कोडाइकनॉल में। ठीक है, ये स्थापित किया गया था 1899 में। और दूसरा है आपका उदयपुर राजस्थान, और यह स्थापित किया गया था 1975 में। और बात करते हैं NLOT टेलीस्कोप के बारे में, तो यह दूर दराज के तारों, ग्रह और आकाशगंगाओं की क्या करेगा, खोज करेगा। और यह टेलीस्कोप डीप स्पेस की स्टडी के लिए क्या है, हाईटेक टेलीस्कोप है। और इसी मिशन के तहत लद्दाख में ही हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप को भी क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। और लद्दाख में ही एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसे बोलते हैं MACE रखा गया है। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा आपका मथुरा में। चलिए जानते हैं इस संग्रहालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को एक साथ क्या करना, प्रदर्शित करना, और परंपरा और विज्ञान को क्या करना, जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, और बात आई यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका लखनऊ। और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में थानिया नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो यह भी बनी थी आपका केरल राज्य की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसे चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मान भी प्रदान किया जाएगा डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत के पहले म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी इसका अनावरण किया गया आपका मुंबई शहर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लेने वाले हैं? तो यह शपथ लेंगे अभी आपका तारिक रहमान जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो यह जो योजना शुरू की गई थी अभी आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई थी अभी आपका केरल राज्य सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में पीएमओ जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो यह भी स्थानांतरित किया गया है आपका सेवा तीर्थ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी आपका बहरीन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत ने यह कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका नीदरलैंड देश के साथ। चलिए, तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था यहाँ पर और इसका आंसर किया है हिमानी भाकुनी जी ने, और प्रश्न था आपको लिखना था भारतीय वायु सेना के बारे में, और इन्होंने लिखा है भारतीय वायुसेना जिसे बोलते हैं IAF, ठीक है, इंडियन एयर फोर्स, भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है और इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और इसके प्रथम वायुसेना प्रमुख थे सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, अर्थात गौरव से आकाश को स्पर्श करो, जिसे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया हिमानी जी, बहुत अच्छा आंसर था आपका। चलिए, तो साथियों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।